हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट चैप्टर 13 जिसका नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स मैं आपको आइडिया दूंगी हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। जैसा कि आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया जा चुका है कि कोशिका क्या होती है, और अध्याय 5 नवीं क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि कोशिका जो है हमारे जीवन की एक इकाई क्यों कहते हैं, उसे इस बारे में पढ़ाया था। आप लोगों को उससे थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा। अब उसी के चलते जो है हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ हमारी कोशिकाएं किस चीज़ से बनी होती हैं। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड इत्यादि से बनी होती हैं। इसके बाद यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको समझाया जाएगा, इस पैराग्राफ में, कि जो हमारी हर एक कोशिका होती है उससे एक ऊतक बनता है। ऊतक जो है एक भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। जैसे हमारी किडनी, जिसे हिंदी में वृक्क कहते हैं, वह मूत्र छानने का काम करता है। हमारे फेफड़े जो है सांस लेने का काम करते हैं, अंदर बाहर फेंकने का कार्य करते हैं। इस तरीके से हमारे हर एक शरीर के हर एक ऊतक का अलग अलग कार्य होता है। ये सब पढ़ने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं हमारी मेन टॉपिक। ये है बच्चों, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, स्वास्थ्य क्या है, इसकी महत्वता क्या है, इसकी सार्थकता क्या है। तो आइए हम जान लेते हैं स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। स्वास्थ्य की परिभाषा जानने के लिए बच्चों आपको यहाँ पे पढ़ना होगा कि स्वास्थ्य हम उस अवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, जब भी आप इस स्वास्थ्य की परिभाषा दें आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये शब्द आपके जब भी परिभाषा लिखी आए कि स्वास्थ्य क्या है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। 1 2 3 तीनों शब्द आपके में आने चाहिए, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। जब तीनों प्रकार की किसी इंसान में क्षमता हो तो वह स्वस्थ माना जाता है। यही स्वास्थ्य की परिभाषा है। अब आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं दोनों क्या होती हैं। बच्चों इस पैराग्राफ को जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्या होता है और सामुदायिक समस्याएं से किस तरीके से उसका लेना देना है। यहाँ पे आपको ढेर सारे उदाहरण दिए गए हैं जिससे आपको ये बात समझ में आएगी। मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। यहाँ पे बेसिकली आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से पर्यावरण का रोल होता है आपके स्वास्थ्य में। मान लीजिए आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे कचरा साफ करने वाले लोग ना आए, कूड़ा फेंकने वाले लोग ना आए, तो आपके स्वास्थ्य पे इसका असर पड़ेगा। तो ये सामुदायिक स्वास्थ्य है जो आपकी समाज पे, आपके आसपास के लोगों पर निर्भर करता है। वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमें जानने के लिए मिलेगा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए बच्चों भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन को प्राप्त करने के लिए हमें काम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और काम जब हमें मिलेगा तो पैसे आएंगे और पैसे से हम भोजन खरीदेंगे। यानी हमें स्वास्थ्य के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए इंसानों को अच्छी परिस्थितियों में कार्य भी चाहिए होता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रसन्न रहना भी जरूरी है। प्रसन्न रहने के लिए हमें हमारे जो आसपास के लोग हैं, समाज के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, हमें उनसे अच्छी बातचीत रखनी होगी ताकि हमारा उनसे डर ना हो, मनमुटाव ना हो, झगड़ा ना हो, और इस तरीके से हम प्रसन्न रह सकते हैं। तो अभी तक आपने जाना कि हमें सबसे पहले तो भौतिक पर्यावरण की आवश्यकता है कि वो साफ सुथरा हो, दूसरा हमें भोजन की आवश्यकता है, तीसरा हमें प्रसन्न रहने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं। स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त में अंतर क्या है। एक होता है रोग मुक्त और एक होता है स्वस्थ रहना। सबसे पहले जान लेते हैं रोग का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में बच्चों रोग को डिजीज़ बोलते हैं। यहाँ पे डिस प्लस बेस लिखा हुआ है, गलत है, बी की जगह ई आएगा। ठीक है, डिजीज़। तो इंग्लिश में रोग को डिजीज़ कहते हैं बच्चों। डिजीज़ का मतलब हिंदी में होता है आराम में बाधा उत्पन्न करना। जब भी आपको असुविधा हो, आपको आराम में बाधा उत्पन्न हो, तब आप क्या है, बीमार माने जाते हैं। ये आपकी एक सिंपल सी परिभाषा हो गई कि डिजीज़ किसे कहते हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप जानेंगे यहाँ पे कि अच्छे स्वास्थ्य का मतलब क्या। अच्छे स्वास्थ्य का मतलब बच्चा हर एक इंसान के लिए अलग अलग होता है। जैसे कोई नर्तकी है, कोई डांसर है, उसके लिए अच्छे स्वास्थ्य का मतलब है कि वो अपने शरीर में जो मुद्राएं लेते हैं डांस करते वक्त वह अच्छी तरीके से अभिव्यक्त हो सकें। जो संगीतकार होते हैं वह अच्छी तरीके से लंबी सांस लेकर के गाना गा सकें। जो बांसुरी वाले होते हैं उनका स्वर पे नियंत्रण हो। जब इन लोगों के पास ये सब अच्छी चीज़ें होंगी जो उनकी कला को बताती हैं, तब वह स्वस्थ माने जाएंगे। यानी स्वस्थ होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई रोग नहीं है। कोई रोग होने का मतलब ना होने का, रोग मुक्त होने का मतलब ये है बच्चों कि आपका जो शरीर है
उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं है। लेकिन स्वस्थ का मतलब ये है कि आप खुश भी होने चाहिए, आपके पास काम भी होना चाहिए, आपका समाज में अच्छी तरह से तालमेल भी होना चाहिए और आपका वातावरण भी साफ सुथरा होना चाहिए। तो आई होप आप आंसर समझ गए होंगे। शरीर में कोई रोग ना होना रोग मुक्त कहलाता है। और सामाजिक और आपका जो सामाजिक है और जो आपकी ये जो 3 शब्द मैंने आपको बताए थे वो आपके उसमें स्वास्थ्य में आ जाएंगे। क्या बताए थे मैंने 3 शब्द आप लोगों को? ये बताए थे मानसिक, सामाजिक और शारीरिक। ये तीनों जब होंगे तब आप क्या है स्वस्थ माने जाएंगे, जिसमें आपका खुश होना भी आ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक करवा दिया था मैंने? स्वस्थ और रोग मुक्त में मैंने अंतर आपको बता दिया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। रोग मुक्त मतलब होता है शरीर में किसी भी प्रकार का रोग ना होना, हमारे सारे ऊतक स्वस्थ होना। स्वस्थ रहने का मतलब है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हर एक दृष्टिकोण से खुश होना, हमारे पास काम होना, भोजन होना, हमारे समाज में अच्छी तरीके से तालमेल होना और हमारे शरीर में कोई रोग भी ना होना। यानी ये इस रोग मुक्त जो होता है वो भी इसमें आ जाएगा स्वस्थ में, और खुशियाँ भी आ जाएंगी। लेकिन रोग मुक्त में जो है खुशियाँ नहीं आती हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा किसी इंसान के पास बहुत पैसा है लेकिन उसको रात को नींद नहीं आ रही है, तो वह क्या है, वह स्वस्थ नहीं है। लेकिन कोई इंसान है जिसके पास हो सकता है कल के लिए काम ना हो लेकिन वो चैन की नींद सो रहा है, तो वह स्वस्थ है। आइए आगे बढ़ते हैं। रोग तथा इसके कारण। देखिए रोग मैं आपको बता चुकी हूँ कि रोग जो हमारे शरीर में जब जो है शरीर में जो तालमेल बिगड़ जाए, उसका काम अच्छी तरीके से ना चले, क्योंकि उसका जैसे पाचन तंत्र में खाना ना पचे, या फिर जैसे किसी को लूज मोशन होने लग जाए, दस्त वगैरह होने लग जाए, तो इससे क्या उसका शरीर गड़बड़ा गया है, उसी शरीर में खराबी आ गई है। और इसके जो है कुछ लक्षण होते हैं। क्या लक्षण होते हैं हमारे शरीर में जिससे पता चले कि हमें कोई रोग है? तो आप लक्षण दे सकते हैं। सिर में दर्द होना, खांसी, दस्त, जुखाम, पस का आना, ये सब क्या है रोग के लक्षण हैं। आगे बढ़ते हैं। जो बच्चों ये जो मेनिंगिटिस यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, मेनिंगिटिस अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक शब्द लिखा हुआ है मेनिंगिटिस यहाँ पे इंग्लिश में। तो जो मेनिंगिटिस होता है ना बच्चों, इसका मतलब होता है दिमागी बुखार। यहाँ पे लिखा हुआ मस्तिष्क ज्वर, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, ये वायरस है, बैक्टीरिया है, तो क्या है ये बच्चों वायरस में आता है। आगे बढ़ते हैं। रोग, तो ये इसके लक्षण होते हैं। लक्षण मैंने आपको बता दिया, सर का दर्द होना, बुखार आना और सर्दी जुकाम, ये सब किसी भी रोग के लक्षण होते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में कि जो तीव्र या प्रचंड रोग होते हैं या जो दीर्घकालिक रोग होते हैं, इनमें क्या अंतर है? दो सबसे पता चल रहा है। तीव्र रोग जो बहुत जल्दी आकर के चले जाते हैं, बहुत कम समय सीमा के लिए होते हैं। दीर्घकालिक जो बहुत लंबे समय सीमा के लिए होते हैं। तो जो तीव्र होते हैं, जैसे आपको सर्दी जुकाम हो जाते हैं, ये जो है आपको कम से कम 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक रहते हैं। तो ये क्या है आपके, ये आपके तीव्र रोग हैं। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो आपको बहुत लंबे समय तक चलते हैं, जैसे एलिफेंटाइटिस हो गया, फीलपाँव हो गया, कैंसर हो गए, HIV एड्स हो गया, ये जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। ये क्या है, दीर्घकालिक रोग हैं। तो आपको परिभाषा के साथ उदाहरण भी पता होना चाहिए। दीर्घकालिक रोग तथा अस्थिरता। देखिए जो दीर्घकालिक रोग होते हैं, जो जैसे ये तो अभी आप जान चुके हैं कि जो दीर्घकालिक रोग होते हैं वो लंबे समय के लिए होते हैं। तो वो लंबे समय के लिए क्यों होते हैं और क्या उनका हमारे स्वास्थ्य पे कोई असर पड़ता है? तो देखिए सबसे पहले समझ लीजिए कि जो तीव्र रोग होते हैं वो बहुत कम समय के लिए होते हैं, तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि हमारे शरीर को ख़राब कर सकें या अस्वस्थ कर सकें, किसी ऊतक को जो है परेशान कर सकें। पर जो दीर्घकालिक रोग होते हैं बहुत लंबे समय के लिए होते हैं, वो हमारे शरीर में बहुत सारी कठिनाइयाँ पैदा कर देते हैं, हमारा जो शरीर है उसे स्लो कर देते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर आपको सर्दी जुकाम है तो आप स्कूल 1-2 हफ्ते के लिए नहीं जा सकते, लेकिन अगर आपको कोई दीर्घकालिक रोग है, जैसे कैंसर वैंसर का कोई रोग है, तो आप बहुत लंबे समय तक उससे ग्रसित रहेंगे और आप स्कूल जाएंगे तो मुश्किल से जा पाएंगे और अस्वस्थ रहेंगे ज़्यादा, आपकी शरीर की क्षमता भी बहुत कम हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें, और ऐसे धीरे धीरे जो है ये किसी भी इंसान को जो है मृत्यु की ओर ले जाते हैं। ऐसे रोगों को दीर्घकालिक रोग में रखते हैं। अब समझ लेते हैं कि रोग के कारक क्या है, रोग के कारण क्या है, क्यों रोग होते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया केस स्टडी दी गई है जिसे आप समझिएगा, पढ़ लीजिएगा, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। यहाँ पे एक बच्चे का उदाहरण लिया गया है कि उसे लूज मोशन हो रहे हैं। अब लूज मोशन होने का क्या कारण हो सकता है? उसने लूज मोशन मतलब पेट की खराबी, पेट कब खराब होगा? जब आपने गंदा पानी पिया होगा तभी आपको लूज मोशन होंगे।
तो गंदा पानी क्यों पिया होगा, क्योंकि वो बच्चा जहाँ रह रहा होगा वहाँ आसपास गंदा पानी आ रहा होगा। गंदा पानी आ रहा है तो सारे बच्चों को लूज मोशन होना चाहिए, पर सिर्फ उसी बच्चे को लूज मोशन क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वह अच्छा पोषण नहीं लेता है, अच्छा खाना नहीं खा रहा है। तो अच्छा खाना क्यों नहीं खा रहा है, इसके भी 2 कारण हो सकते हैं। या तो माँ बाप गरीब हैं इसलिए उसे अच्छा खाना नहीं दे पा रहे हैं, या फिर जो है बच्चे का जो शरीर है वह कमज़ोर है, वह खाने को अच्छी तरीके से नहीं पचा पा रहा है। तो ये सब जो है बच्चे केस स्टडी दी गई है कि रोग किसी बच्चे को क्यों हो सकते हैं। एक और यहाँ पे कारण दिया गया है कि सिर्फ वही बच्चा क्यों बीमार हुआ है, तो उसका भी मैंने बता दिया आपको, पोषण की कमी की वजह से हुआ होगा। और पानी वगैरह की सुविधाएं नहीं है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो नगर निगम है वगैरह है वहाँ पे अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं संक्रामक तथा असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग जो आपको पता ही है कि जो बहुत जल्दी फैल जाते हैं, कम समय में फैल जाते हैं, सूक्ष्म जीवों से फैलते हैं, वह संक्रामक रोग होते हैं। लेकिन असंक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो सूक्ष्म जीव से नहीं फैलते हैं, वह हमारे शरीर में उत्पन्न खराबियों से फैलते हैं। जैसे कैंसर जो है वह कैंसर है, उक्त रक्तचाप है, ये सब जो है व्यायाम ना करना, अच्छे से खाना ना खाना, ये सब बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां ये जो है असंक्रामक होती हैं, जो एक दूसरे के छूने से नहीं फैलती है। लेकिन संक्रामक रोग जैसे सर्दी जुकाम वह छूने से फैलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है बच्चों आप लोगों का टॉपिक इसी से रिलेटेड है, ये आपके क्वेश्चन हैं, इन्हें आप अटैम्प्ट कीजिएगा, इनके आंसर्स तो वैसे मैं आपको भेजूंगी। अब आ जाते हैं संक्रामक रोग पे। संक्रामक रोग के कारण जान लेते हैं कि क्यों होते हैं। तो सबसे पहले ये जो है आप 8th क्लास में काफ़ी पढ़ चुके हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, जिसे कवक कहते हैं, एक कोशिक जंतु, प्रोटोजोआ, ये सब जो है रोग फैलाने के कारण हैं। ये जो है यही वो चीज़ें हैं जिनसे हमें रोग होते हैं। आपको याद कर लेने और उनके उदाहरण भी आपसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे खांसी जुकाम है, खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, बुखार, एड्स, ये जो है आपके वायरस से होने वाले रोग हैं। अब इसमें आप कोविड भी जोड़ लीजिएगा, वो भी एक वायरस से फैलने वाला रोग है। और जो आपके टाइफाइड बुखार हैं, क्षय रोग है, एंथ्रेक्स है, ये सब क्या है, बैक्टीरिया के रोग हैं। बहुत से सामान्य त्वचा रोग वो फंजाई से, जितने भी आपको स्किन रोग होते हैं वह फंजाई से होते हैं। प्रोटोजोआ से बच्चे आपको मलेरिया, कालाजार, नमक रोग होते हैं। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि जो मलेरिया, कालाजार है वह किसके द्वारा फैलाया जाता है, तो आपको बताना होगा वह प्रोटोजोआ सूक्ष्मजीव के द्वारा फैलाया जाता है। और जो स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, त्वचा रोग, वो फंजाई द्वारा फैलाई जाती हैं। इनमें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पूछे जाते हैं आपसे इस तरीके से, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से जो है अब हम बात कर लेते हैं कि बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह। सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ डायग्राम्स देखिए कि ये देखिए बेटे, ये सार्स है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये सार्स का फुल फॉर्म है। तो इसकी जो है आप फ़ोटो देख लीजिए, इस तरीके से दिखाई देता है। ये बच्चे सांस जो है रोकने में जो है ये संक्रमण कार्य करता है, जिससे इंसान सांस नहीं ले पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है, जैसा कि कोविड में भी हो रहा है। ये देखिए बच्चों, ये आपके सामने एक प्रोटोजोआ दिखाया जा रहा है जिसका नाम ट्रिपनोसोमा है। और ये जो है ये लेशमानिया काला आजार है। ये लेशमानिया काला आजार है, एक तरीके का हाई फीवर होता है, वो इस तरीके से दिखाई देता है। अब आगे आप देखेंगे तो ये बच्चे, ये है आपका स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया, जो कि देखिए इसे गोल गोल सब जो आपके सफ़ेद रसगुल्ले होते हैं वैसे दिखाई दे रहा है। ये गोल कृमि है जो आंत में पाया जाता है, जिससे आपने देखा होगा खाना खाने पे आपको जो होता है ज़्यादातर मीठा खाने पे आपको ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं पेट में, वो ये गोल कृमि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बैक्टीरिया और वायरस में आपको अंतर बताया जा रहा है कि जो बैक्टीरिया और वायरस जो है तो थोड़े भिन्न होते हैं। जैसे बैक्टीरिया क्या होते हैं, उनका अपना जैव प्रक्रम होता है, लेकिन वायरस क्या होते हैं, उनका अपना खुद का जैव प्रक्रम नहीं होता, वो जिसके शरीर में जाते हैं उसकी ही शरीर को इस्तेमाल कर लेते हैं। ये इन दोनों में अंतर होता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि इन दोनों से, जैसे बैक्टीरिया या वायरस दोनों अगर हमें हो जाते हैं तो हम कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे कि बैक्टीरिया को बच्चों मारा जा सकता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं उनका जैव प्रक्रम हमारे शरीर से बिल्कुल अलग होता है। मान लीजिए हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा, हमारे शरीर में लंबे टाइम तक रहने के लिए वह कोशिका भित्ति बनाना शुरू कर देगा, वह कोशिका भित्ति बनानी शुरू कर देगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कोशिका भित्ति बनानी शुरू कर देगा। और हमारे शरीर में कोई भी कोशिका भित्ति नहीं बनाती है। आपको पढ़ाया था प्लांट सेल और एनिमल सेल, जंतु कोशिका, पादप कोशिका। तो पादप यानी प्लांट सेल में ही जो है कोशिका भित्ति बनाई जाती है।
जंतु कोशिका में नहीं बनाई जाती। तो यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया जो है कोशिका भित्ति बनाते हैं अपने बचाव के लिए। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई भी बैक्टीरिया से रोग होता है तो हम पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक वाली दवाइयाँ ले लेते हैं। तो ये क्या करती हैं, ये जो बैक्टीरिया कोशिका भित्ति बनाने वाली क्रिया को बाधित कर देती हैं, रोक देती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाता है। बैक्टीरिया कोशिका भित्ति यानी प्रोटेक्शन को ही इन्होंने कम कर दिया। जैसे बिल्कुल ऐसा है, जैसे आपने देखा हो जब सैनिक लड़ रहे होते हैं तो कुछ बंकर बना लेते हैं, कुछ दीवारें से बना लेते हैं जिससे उनको गोली आकर के ना लगे। अगर सपोज करो वो दीवार ही हटा दी जाए, तोड़ दी जाए, तो गोली तो नहीं सीधी लगेगी, वो मर जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ये आपके जो बैक्टीरिया हैं वह इसी वजह से मर जाते हैं क्योंकि उनकी कोशिका भित्ति पे आक्रमण कर देती है या कोशिका भित्ति बनाने की जो क्रिया है वो ख़त्म कर देती है। कौन, ये जो हम दवाई लेते हैं पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक। चलो बैक्टीरिया को तो हमने मार दिया, बैक्टीरिया से होने वाले सारे रोगों को हम ख़त्म कर देते हैं और ये काफ़ी लाभकारी होती हैं दवाइयाँ बैक्टीरिया पर ऐसा बच्चों वायरस पे नहीं होता है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा सर्दी जुकाम की कोई दवाई नहीं बनी है ख़त्म करने की, 2 हफ्ते रहेगी तो आपको रहेगी ही रहेगी, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। वैसे अभी कोविड भी है, इसकी कोई दवाई नहीं बनी है ख़त्म करने की। चलिए रोग फैलने के साधन, अब रोग फैलने के साधनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो रोग देखिए कई तरीक़ों से फैलते हैं। सबसे पहले हवा से लेते हैं, जैसे किसी इंसान ने छींक मार दी तो उसकी छोटी छोटी जो बूंदें हैं वो पास में जो भी 2 मीटर के दायरे में आदमी खड़ा होगा उसमें जो है वो रोग हो जाएगा खांसी जुकाम वाला। और ये काफ़ी 4 मीटर तक भी जा सकती हैं। जो सबसे छोटी बूंद है, जो सबसे हल्की बूंद है वो लंबी दूरी पे जाएगी, जो भारी बूंद है वो आसपास गिर जाएगी। तो जो बिल्कुल निकट खड़ा होगा उस इंसान की, जो सर्दी जुकाम होगा उसको फटाफट वो हो जाएगी। इसलिए आप लोगों को जो है गवर्नमेंट ने मास्क पहनना कंपलसरी किया हुआ है, क्योंकि मास्क से जो है कम से कम अगर आपको छींक आती है तो आपकी जो है आपकी जो बूंदें हैं छींक की वो दूर दूर तक ना जा सकें, सिर्फ आप तक ही रहें। तो ये आप समझ गए होंगे कि आपको मास्क क्यों कंपलसरी किया है गवर्नमेंट ने। और ये जो हवा के द्वारा फैलने वाली बीमारियाँ बच्चों खांसी जुकाम निमोनिया क्षय रोग एक्सेट्रा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जल द्वारा जो है समझ लेते हैं कि जल द्वारा कौन से रोग होते हैं। तो देखिए जल द्वारा भी संक्रमण फैल सकता है। सपोज किसी इंसान को संक्रमण है और उसने वह जल पिया या उसने किसी नदी तालाब में नहाया, उस जल का इस्तेमाल किया और वही जल जो है कोई और इस्तेमाल करेगा तो उसको आराम से जो है पीलिया हैज़ा वगैरह की बीमारियाँ हो जाएंगी। तो ये जो है जल से भी फैल सकता है। आपने देखा हवा से, जल से। अब आगे बढ़ते हैं। लैंगिक संबंध बनाने से भी बीमारियां फैलती हैं, जिसे हम एड्स कहते हैं। और ये जो है बच्चे एड्स जो है हाथ मिलाने या फिर किसी से साथ खेल कूद करने से, खाना खाने से नहीं फैलती है, यह लैंगिक संबंध बनाने से फैलती है, जिसे हम एड्स कहते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चौथे कारण की तरफ जिससे बीमारियां फैलती हैं, वह है जंतु। देखिए जंतु भी रोगों को लेकर के जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। देखिए और जो जंतु रोग फैलाते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान तक, उन्हें हम रोग वाहक कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल आया था एग्जाम में, बच्चे जवाब नहीं दे पाए थे। रोग वाहक वो होते हैं जो रोग को फैलाते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान की तक, उसे हम रोग वाहक कहते हैं। अब देखिए मच्छर जो है वो भी रोग वाहक का काम कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा मच्छर से ही डेंगू मलेरिया वगैरह होते हैं। तो ज़्यादातर जो मच्छर होते हैं वो फीमेल ज़्यादातर होती वो मच्छर है, जो फीमेल मच्छर होती है, जो मादा मच्छर होती है, उसी से ही बीमारियाँ फैलती हैं। क्यों मादा मच्छर से? क्यों? क्योंकि उन्हें अंडे बनाने होते हैं। अंडे बनाने के लिए उन्हें पोषण की आवश्यकता होती है और पोषण उन्हें ब्लड से मिलता है और ब्लड उन्हें इंसानों से मिलता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो है ये रोग वाहक मच्छरों को क्यों कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अंग विशिष्ट तथा ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति। देखिए जो बीमारियां होती हैं वो अंग विशिष्ट ऊतक विशिष्ट भी होती हैं। कैसे? इसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। आप देखिए कौन सा रोग किसको जो है प्रभावित करता है। जैसे एचआईवी एड्स जब वायरस हो जाता है आपको, तो है आपके जो प्रतिरक्षीकरण आपकी जो शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उस पे हमला करती है एचआईवी वायरस। जबकि जो आपको बुखार होता है, जैसे मान लीजिए मस्तिष्क ज्वर हो गया, जापानी मस्तिष्क ज्वर हो गया आपको, तो है आपके जो है मस्तिष्क पे हमला कर देता है, मस्तिष्क को संक्रमित कर देता है। आप दिमाग से सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए हर एक रोग का जो है शरीर में एक निश्चित स्थान है, जैसे निश्चित ऊतक है, जिसे वह संक्रमित करेगा, जिसे वह खराब करने की कोशिश करेगा। जैसे पीलिया और जो पीलिया हैज़ा है वह आपके पेट को ख़राब कर देंगे, यकृत को ख़राब कर देंगे और सिर दर्द, उल्टी, इस तरीके के आपको जो है लक्षण दिखाई देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ऊतक विशिष्ट जो है बीमारियां या संक्रमण होते हैं और यह किस तरीके से सूक्ष्म जीवियों द्वारा फैलते हैं। अब बच्चे हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे वही आपको समझाएं कि HIV एड्स जो है आपकी प्रतिरक्षीकरण क्षमता को ख़त्म कर देता है। HIV एड्स में यहाँ पे एक अच्छी जानकारी दी गई है कि जब भी किसी इंसान को HIV एड्स होता है तो वो क्या करता है, उसकी प्रतिरक्षीकरण क्षमता को ख़राब कर देता है, ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से उसे छोटी छोटी बीमारी, जैसे किसी को सर्दी जुकाम हुआ तो आमतौर पर 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर किसी एड्स वाले इंसान को सर्दी जुकाम हो तो उसे लंबे समय तक चलता ही रहता है। छोटी अगर हमें कोई खरोच लग जाए तो हमारा जो है 2-3 दिन में वह घाव भर जाता है, सूख जाता है, लेकिन ऐसे लोगों का वो घाव लंबे समय तक चलता है, ठीक नहीं होता है। तो ये जो है उन्हें नुकसान होता है, जिसकी वजह से उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। उपचार के नियम, अभी तक पढ़ा कि बीमारियां कैसे फैलती, किन माध्यमों से फैलती है, अब हम पढ़ेंगे कैसे हम उपचार कर सकते हैं। उपचार में बच्चों आपने एक बात हमेशा पढ़ी होगी, अस्पतालों में पोस्टर पे लिखी हुई, वो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। ये लिखी हुई है वो बात, उपचार में दवाई का उपयोग कब करते हैं। नहीं, आपने पढ़ा होगा उपयोग उपचार से भली जागरूकता, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, ये मुझे इंग्लिश में याद है एग्जैक्टली। खैर कोई बात नहीं, इसे हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स का मतलब लक्षण, जैसे सर दर्द होना, बुखार आना, ये सब जो है लक्षण होते हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है, जिस भी कोशिका में भाई इन्फ्लेमेशन, जिसे हिंदी में शोथ कहते हैं, जहाँ पे भी आपको जो है शरीर में प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे वो जो आपकी कोशिका है वह फूल जाएगी, उसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे चोट लगी है तो कुछ समय बाद ही वो जगह फूल जाएगी, सूज जाएगी, जिसे कहते हैं। तो ये इन्फ्लेमेशन में शोथ होता है। देखिए अब कई तरीके से हम जो है इसका निवारण कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। जैसे अगर आप आराम करेंगे तो आपकी ऊर्जा जो है वह बचेगी शरीर की, और आपका शरीर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, और हम जो है फिर दूसरा जो उपाय कर सकते हैं कि हम सूक्ष्मजीवों को मारने के लिए औषधियों का उपयोग कर सकते हैं। एक तो उपचार ये है कि आप आराम कीजिए जब भी आप बीमार हो जाते हैं। दूसरा ये उपचार है कि आप जो है दवाइयाँ औषधियाँ लीजिए, जिससे सूक्ष्मजीवों को आप मार दें जड़ से। ठीक है, तो ये आपके कुछ उपचार हो सकते हैं जो आप अपना सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से जो है प्रोटोजोआ को आपकी जो है आप दवाइयाँ लेते हैं मार देती हैं। यहाँ पे औषधियाँ बताया प्रभावशाली बैक्टीरिया के रोग पे होती हैं और जो है वायरस के रोग पे प्रभावशाली नहीं होती हैं। उसकी वजह हम बता चुके हैं कि बैक्टीरिया जो अपनी कोशिका भित्ति बना के रखते हैं, जिस पे औषधि जो है हमला करके उसे ख़त्म कर देती है। लेकिन वायरस जो है वो कोशिका भित्ति नहीं बनाता, वो अपने शरीर को पूरा का पूरा जैसा है वैसे के वैसे ही इस्तेमाल कर लेता है। तो वायरस को मारना है नहीं, खुद को मारना है। तो जो दवाइयाँ हैं वो वायरस के लिए नहीं बनाई जा सकी। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जो है एंटीबायोटिक दवाइयाँ तो पॉसिबल है, लेकिन एंटीबैक्टीरियल दवाई क्यों नहीं है, ऐसा सवाल आएगा। तो आप जवाब दीजिएगा कोशिका भित्ति से लेकर के। निवारण के सिद्धांत, निवारण यानी ट्रीटमेंट के सिद्धांत देखिए यहाँ पे, देखिए इसलिए लिखा है, यहाँ पे यही बात कर रही थी मैं, रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है। रोगों का निवारण जो है वो उपचार से अच्छा है। मतलब ये है कि मान लीजिए किसी को किडनी में स्टोन है तो वो सीधा जाके सर्जरी करा ले, ये ठीक नहीं है। वह क्या कर सकता है, वह इसके लिए निवारण क्या कर सकता है कि हमेशा खाना जो है वो चेक करके खाए कि उसमें पत्थर तो नहीं है, साफ़ सुथरा है, अच्छी जगह से खाए और व्यायाम करे। तो ये वो है निवारण है, और सर्जरी इसका जो है अच्छा उपयोग नहीं है। ये इस लाइन का मतलब है। आगे बढ़ते हैं। तो कई तरीके होते हैं जिससे हम निवारण कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हम अगर उनकी जो है बीमारियां उनकी फैलने की जो है जान लें किस तरीके से फैलती हैं। जैसे वायु से जो बीमारियां फैलती हैं उन्हें हम बतौड़ कहते हैं। वायु से फैलने वाली बीमारियों को बच्चे हम बतौड़ कहते हैं। तो आपको पता है किसी को सर्दी जुकाम है तो आपको उससे दूर बैठना चाहिए। जैसे कि अभी बताया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए बताई जा रही है क्योंकि टच करने से फैलता है कोविड, इसलिए वह वायु से फैलने वाला रोग है। जलोढ़ जो होते हैं जो जल से फैलते हैं, जैसे हैज़ा है, पीलिया है, तो आपको साफ़ सुथरा जल का उपयोग करना चाहिए, साफ़ सुथरे पर्यावरण में रहना चाहिए, और आपको ऐसी जगह पे रहना चाहिए जहाँ पे मच्छर ना हो, तो वो वहीं पे होंगे जहाँ पे आपको स्वच्छ पर्यावरण होगा। संक्रामक रोग से बचने के लिए आप जो है ये जो है कुछ तरीके जो है अपना सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन जो है आपने देखा होगा आप संक्रमण से गुजरते हैं, खांसी जुकाम से पीड़ित होते हैं लोग। जैसे किसी बच्चे को खांसी जुकाम है तो उसके आसपास बैठे वाले विद्यार्थी को भी संक्रमित हो जाएगा, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको संक्रमण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके शरीर की जो है लड़ने की क्षमता वो बाकी विद्यार्थियों से काफ़ी अच्छी है। और ये शरीर में हमारे बच्चों को किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता जो जिसे प्रतिरक्षीकरण क्षमता बोलते हैं, ये कैसे बनती है? ये बनती है आपके शरीर में किस तरीके से आप अच्छे से व्यायाम कर रहे हैं और आप किसी बीमारी से किसने अच्छे से मुकाबला करते हैं, उससे आपकी प्रतिरक्षीकरण क्षमता जो है डेवलप होती है शरीर में।
अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को इंगित करता है। देखिए, जो आपकी अगर किसी को बहुत ही गंभीर रोग है, बस ठीक ही नहीं हो पा रहा, इसका मतलब क्या है, उसका इम्यून सिस्टम वीक है, यानी उसकी जो शरीर की लड़ने की ताकत है, प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो है कमज़ोर है। तो इससे हमें साफ साफ ये पता चलता है। अब आपका प्रतिरक्षाकरण तंत्र जो है वो असफल ना हो, इसलिए आपको अच्छा भोजन खाना चाहिए, पोषण अच्छा लेना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए और साफ़ सुथरी चीज़ें घर की बनी हुई खाने को खाना चाहिए। ये आप कुछ कर सकते हैं जिससे आप जो है कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए पहले चेचक जो है विश्व महामारी थी, जैसे अभी जो है कोविड जो है विश्व महामारी बना हुआ, पहले चेचक विश्व महामारी थी। पहले क्या होता, ये 100 वर्ष पहले चेचक जो है विश्व महामारी बनी हुई थी। इससे क्या है, जो भी बीमार होता था उसके आसपास लोग नहीं रहते थे, उन्हें बहुत डर लगता था उनसे कि हमें भी चेचक ना हो जाए। पर एक वर्ग ऐसा भी था, जो डॉक्टर्स नर्सेस हैं, जो खुद उन लोगों को ट्रीट कर रहे थे, ट्रीटमेंट दे रहे थे और उन्हें डर नहीं लगता था। ऐसा क्यों? क्योंकि वह रोज़ लोगों के संपर्क में आते थे और बीमार लोगों को ठीक करते थे, डॉक्टर्स वगैरह। तो उनके शरीर में क्या है, प्रतिरक्षाकरण जो क्षमता होती, इम्यून सिस्टम होता है, वो अच्छा डेवलप हो गया था, जिसकी वजह से उनको वह बीमारियाँ नहीं हो रही थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि डॉक्टर्स वगैरह जो हैं क्यों वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे मुकाबले। तो जो हमारे जो रोग होते हैं, बच्चे रोगाणु जो होते हैं, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पे बार बार आक्रमण करते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, इसके प्रति क्रिया करने लग जाता है और उसे स्मरण कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में चोर आया और उसने आपको लूट लिया। तो मान लीजिए क्योंकि आपको पता नहीं था कि चोर इस गेट से आया, ये गेट खुला हुआ था, इसलिए आप पे हमला हो गया और आपकी चोरी होगी, आपको चोट वोट भी आ गई। लेकिन मान लीजिए अगली बार जब हमला होगा, अगली बार जब चोर आएगा, तो आप गेट भी बंद रखेंगे और पुलिस को भी बुला करके रखेंगे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। वैसे ही हमारा जो है बच्चों प्रतिरक्षीकरण क्षमता जो होती है, हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत होती है, वो भी करती है। जब भी पहली बार कोई रोग आता है तो वह उसे याद कर लेती कि ये रोग आया था हमारे शरीर में और इसने हमारे इस ऊतक को जो है परेशान किया था, तो वह उसे याद कर लेता और अगली बार जब भी ऐसे रोग का हमला होता है तो ऐसे तुरंत ही शीघ्र ही समाप्त कर देता है, शीघ्र ही संक्रमण को समाप्त कर देता है। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आप लोगों को याद रखना चाहिए, पूछा जाएगा एग्जाम में। अब आप समझ गए होंगे कि हम टीकाकरण क्यों करते हैं। टीका को जैसे इंग्लिश में बच्चों वैक्सीन भी कहते हैं। टीकाकरण जो है इसी प्रक्रिया का एक जो है उदाहरण है। ये क्या करता है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बना कर रखता है। कहने का मतलब ये है, हमारे जो शरीर की ताकत है उसको जो है पहले से ही सिखा करके रखता है कि आप पे हमला होगा तो आपको इस तरीके से लड़ना है। यानी समझ लीजिए आपका शरीर जो है पहले से ही इसलिए तैयार है कि उसे किसी इंसान से लड़ना है, तो वह सोचिए कितना स्ट्रांग होगा। यही जो है काम यहाँ पे आपको ये मदद करते हैं टीकाकरण, इसलिए टीकाकरण करवाना बहुत ही आवश्यक है। ये बच्चों एक डॉक्टर की इस हिस्ट्री है, जिसमें आप ज़रूर पढ़ना, हिंदी में येलो बॉक्स में लिखा हुआ है कि किस तरीके से जो त्वचा का रोग था वो किस तरीके से डॉक्टर ने ठीक किया, चेचक की बीमारी। पढ़ने में आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अब हम पढ़ते हैं। तो देखिए, आजकल कई सारे टीके आपके मार्केट में उपलब्ध हैं जो लगाए जाते हैं हॉस्पिटल्स में, जैसे टेटनस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, चेचक, पोलियो, इन सब के टीके जो हैं उपलब्ध हैं बाज़ार में। कई सारे कार्यक्रम भी चलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन को पोलियो का प्रचार करते हुए किया, ये टीका लगाइए, इस तरह का कुछ। हेपेटाइटिस जो है जिससे पीलिया होता है, जो संचालित होती है हेपेटाइटिस ए, इसका भी टीका उपलब्ध है। तो इसको जो है बच्चे को पहले ही लगा दिया जाता है, या तो पैदा होते वक्त या फिर 5 साल के बाद या 3 साल के बाद, ताकि क्या है वह ज़िंदगी भर स्वस्थ हो सके। इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए, मैंने आपको बता दिया है। आप इसके क्वेश्चंस कीजिएगा, कहीं दिक्कत आए तो मुझसे पूछिएगा, मैं तो वैसे भी आपको सोल्यूशन दूंगी ही। बहुत ही अच्छा चैप्टर था। आई होप आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझ आ गया होगा, मास्क वास्क क्यों यूज़ करना है। इस चैप्टर में आपको अच्छी तरीके से चीज़ें पता चल गई होंगी और मैं इसके क्वेश्चंस सॉल्यूशंस जल्दी भेजूँगी। टिल देन आप लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रॉब्लम्स के साथ में। अपना जो है मुझे बताते रहिएगा चैप्टर पढ़ के आप लोगों को कैसा लगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।